काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बीच अब एक नया विवाद सामने आया है। कृति, वाशेश्वर और आलमगीर मस्जिद विवाद भी कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया है। शिव का मस्तक माने जाने वाले इस शिवलिंग का काशी खंड समेत कई पुराणों में कृति वाशेश्वर के नाम से जिक्र आता है और काशी के 42 महत्वपूर्ण शिवलिंग में इसकी गिनती होती है। लेकिन मौजूदा हालात में इसके ऊपर ना तो छत है और ना ही नंदी की कोई मूर्ति। आरोप है कि टीन शेड या छत लगाने का प्रयास करने पर मुस्लिम पक्ष ऐतराज जता रहा है, जिसके चलते 5 अगस्त को एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कृति वाशेश्वर मंदिर से मस्जिद को हटाने और पूरा परिसर हिंदू संगठन को सौंपने की मांग की गई ताकि वहां भव्य मंदिर का निर्माण किया जा सके। ऐसा दावा किया जाता है कि औरंगजेब ने काशी के जिन 3 महत्वपूर्ण मंदिरों को तोड़ने का फरमान जारी किया था, उनमें सबसे पहले कृति वाशेश्वर मंदिर ही था और मंदिर तोड़कर इसकी जगह आलमगीर मस्जिद का निर्माण कराया गया। औरंगजेब पर 10,000 मंदिरों को तोड़ने का आरोप लगता रहा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद का मामला गर्मा गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह के अवैध मस्जिद को गिराने वाले बयान का समर्थन किया। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को हिमाचल के मंत्री का बयान सुनने की नसीहत भी दी। गिरिराज सिंह ने अनिरुद्ध सिंह के विधानसभा में दिए गए बयान पर कहा कि जब वो एनआरसी की बात करते हैं तो राहुल गांधी इसका विरोध करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की मौजूदगी में सदन में कांग्रेस के मंत्री कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने दावा किया कि अगर पूरे देश में एनआरसी लागू नहीं हुआ तो भारत वंश ही खत्म हो जाएगा। हिमाचल के मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री खुद बोल रहे हैं मुख्यमंत्री के उपस्थिति में। अगर गलत बोल रहे हैं तो वो जवाब दें, नहीं तो राहुल गांधी को चाहिए इसको स्पष्ट करें, एनआरसी की जरूरत है। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस की नीति पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में वक्फ बोर्ड को जमीन हड़पने की खुली छूट दे दी। ये एक तरह से कांग्रेस की सरकार ने अपने कार्यकाल में जमीन हड़पने का सर्टिफिकेट दे दिया और जिसका सबूत उसी हिमाचल विधानसभा के अंदर मंत्री बता रहे हैं जवाब में। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की मनमानी की वजह से विकास में बाधा आती है और यही वजह है कि वक्फ बोर्ड की दादागिरी खत्म होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में कुछ पेरेंट्स को ये पता चला कि जिस स्कूल में उनके बच्चे पढ़ते हैं वहां तीसरी क्लास का एक बच्चा अपने टिफिन में नॉनवेज लाता है और स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी भी देता है। दावा है कि बच्चों के मुंह से ये बातें सुनकर पेरेंट्स ने स्कूल के प्रिंसिपल से शिकायत की। इसके बाद प्रिंसिपल ने बच्चे को क्लास से निकालकर उसकी मां को स्कूल बुलाया और प्रिंसिपल ऑफिस में मां को बच्चे के नाम पर खूब खरी खोटी सुनाई। संस्कार वाले बच्चों को हमें नहीं पढ़ाना सर। 3 महीने से हमारे है ना मंदिरों को तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तोड़ेंगे, सुनिए, हम बच्चे को तोड़ेंगे और नॉनवेज लेकर के आएंगे। आपने कई बार नॉनवेज भेजा है, बच्चा आपका कह रहा है कि मैं नॉनवेज लेकर के आता हूँ, मैं सबको नॉनवेज ला करके मुसलमान बनाऊंगा, ये बच्चा कहता है आपका। आपने फौरन मना कर दिया, हमारा चल अब लेकर गया, वो कह रहा है मैं लेके आया हूँ। सब पेरेंट्स को बुलवाएंगे, आए थे। अगर प्रिंसिपल की बातों को मान लिया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि करीब 8 साल का बच्चा स्कूल में नॉनवेज ला रहा है, बच्चों को नॉनवेज खिलाकर मुस्लिम बनाने की बात कह रहा है और स्कूल को बम से उड़ाने की भी बात कह रहा है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद जी न्यूज की टीम जब प्रिंसिपल के पास पहुंची तो उन्होंने दूसरे पेरेंट्स की शिकायतों का हवाला देकर अपने आप को इस विवाद से अलग कर लिया। आपने एक आरोप भी लगाया कि मंदिर को तोड़ने का। वो मैंने आरोप नहीं लगाया है, पहले तो ये क्लियर करें, आरोप मेरा नहीं है। आरोप है जो उन पेरेंट्स ने लगाया और उसको सत्यापित किया क्लास में सभी वर्गों के सभी बच्चों से, जिन्होंने इसको एक स्वर एक आवाज में उन्होंने कहा। प्रिंसिपल की बातें सुनने के बाद बाकी पेरेंट्स ने भी अपने बच्चों से इस बारे में पूछा तो उनके बच्चों ने उन्हें कुछ और बातें भी बताई। मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दूंगा और जिस तरह से मुंबई में बम ब्लास्ट हुए हैं उस तरह से स्कूल को बम लगा के उड़ा दूंगा। तो मैटर ये करता है कि 8 साल के बच्चे को ये सारी चीजें कौन बता रहा है। प्रिंसिपल और स्कूल के दूसरे बच्चों के पेरेंट्स का पक्ष सुनने के साथ आपको उस मां का पक्ष भी सुनना चाहिए जिसके बच्चे पर ये संगीन आरोप लगा है। प्रिंसिपल ऑफिस में भी मां ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए थे। 3 महीने से मेरा बच्चा शिकायत कर रहा है कि बच्चे हिंदू मुस्लिम करते हैं। क्यों आपने इसे बंदी बना के रखा पूरे दिन, बताइए। मां के मुताबिक उसका बच्चा नॉनवेज खाता तक नहीं है, तो ऐसे में टिफिन में नॉनवेज लाने का तो सवाल ही नहीं उठता। कोई फोटो बच्चे की लंच में दिखा दीजिए, आपने पकड़ा हो या हम तक कंप्लेंट करी हो। पेरेंट्स को तो कंप्लेंट करनी थी, अगर देखना था तो लंच में कुछ गलत ला रहे हैं
ऐसा है नहीं, और जिस बच्चे पे नॉनवेज का इल्जाम लगा रहे हैं वो बच्चा मुंह तक पे नहीं रखता है उन चीजों को। मां के मुताबिक उसके बच्चे पर आरोप लगने के बाद प्रिंसिपल ने ना तो कोई नोटिस दिया, ना ही कोई समझाइश, सीधे टीसी देने की धमकी दी। इसके साथ मां ने एक शरारती बच्चे का जिक्र करते हुए बताया कि वो बच्चा मस्जिद की फोटो के नाम पर उसके बेटे को तंग करता है। वो लड़का है, कह रहे जब भी कोई किताब में पढ़ता हूँ, पढ़ते पढ़ते मंदिर या मस्जिद की तस्वीर आ जाती है तो वो मस्जिद पे यूं ही घूसा मार देता है। तो सर हीरस में हमें पता नहीं, बच्चे हैं, अगर कुछ ऐसा हुआ हो तो इस चीज को तो हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन ये बच्चे कहते थे मुझसे मेरा कि मम्मी वो लड़का बहुत मुझे परेशान करता है। और अगर मां की बातों को सही मान लिया जाए तो ये बड़ा गंभीर विषय हो जाता है। आखिर स्कूल के अंदर बच्चों के मन में धर्म के नाम पर नफरत कैसे पैदा हो गई? वो कौन है जो बच्चों को ये सब सिखा रहा है? इधर मुस्लिम कमेटी ने इस मामले की निंदा की और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया। खूंखार अपराधी मठ और मंदिरों को चलाएंगे? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि उत्तराखंड की अल्मोड़ा जेल में बंद एक दुर्दांत अपराधी और 90 के दशक के डॉन रहे प्रकाश पांडे और पीपी को जूना अखाड़े में शामिल कर दिया गया है। और इसके लिए हरिद्वार से आए श्री पंच दशानाम जूना अखाड़ा के थानापति अल्मोड़ा जेल पहुंचे और उसे जेल में ही दीक्षा दिलाई। साथ ही उसे कई मठों का महंत घोषित करते हुए प्रकाशानंद गिरी नाम दिया। दीक्षा ली है, उनकी इच्छा थी कि धार्मिक क्षेत्र में जाया जाए और धार्मिक भावनाएं लाई जाए कि जो अंदर और भी हैं उनको भी एक अच्छी प्रेरणा मिले। प्रकाश पांडे और पीपी का 90 के दशक में कुमाऊं मंडल में अपराध के मामले में काफी दबदबा रहा था। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड में तस्करी माफिया बनने के बाद ये मुंबई चला गया और फिर अंडरवर्ल्ड की दुनिया में इसने कदम रखा। इस दौरान इसकी मुलाकात छोटा राजन से हुई, जिसके इशारे पर ही अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को मारने के लिए पाकिस्तान तक पहुंच गया। साल 2010 में पीपी को वियतनाम से गिरफ्तार किया गया, तब से वो जेल में बंद है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस व्यक्ति का इतिहास खून खराबे से सना हुआ हो और जिस पर कई संगीन मामले हैं, जो अपने कर्मों की सजा पूरी कर रहा हो, उसे कई मठों और मंदिरों का उत्तराधिकारी क्यों बनाया गया? उत्तर प्रदेश के बरेली में एक मजार पर अनोखी अदालत लगती है। शैतानी आत्माओं की इस अदालत में गैर जमानती वारंट भी जारी होता है और शैतानी आत्माओं को फांसी की सजा भी सुनाई जाती है। और ये अदालत लगती है बरेली की शहदाना बली साहब की मजार पर, जहां हर गुरुवार को शैतानी आत्माओं की अदालत लगती है। अगर किसी पर भूत प्रेत का साया है तो उसे यहाँ पर पहले अर्जी लगानी पड़ती है, जिसके बाद शुरू होता है शैतानी आत्माओं को सजा देने का ट्रायल। और इस दरगाह पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं। दरगाह के मुताबिली अब्दुल बाजिद मियां के मुताबिक यहाँ हर तरह के भूतों को पकड़ करके सजा सुनाई जाती है और फिर उसकी तारीख लगती है और जुर्म साबित होने पर शैतानी आत्माओं को अदालत फांसी की सजा देती है। पहले तारीखें पड़ती है, अगर सिद्ध हो जाता है कि उसको बुरी आत्मा का है तो उस आत्मा को पकड़ा जाता है, फिर उसे सजाए मौत दे दी जाती है। दरगाह शाहदाना मियां की मजार पर देश दुनिया से लोग आते हैं और लोगों का दावा है कि उन्हें फायदा भी मिलता है। मध्य प्रदेश के सागर में आवारा कुत्तों से बचने के लिए लोगों ने अपने घर के सामने लाल रंग के पानी से भरी बोतल टांगी है। उनका दावा है कि ऐसा करने से आवारा कुत्ते उनके घरों के पास नहीं आएंगे। स्थानीय लोगों के मुताबिक आवारा कुत्तों की नजर जैसे ही इन बोतलों पर पड़ती है, वो अपने आप को उस इलाके से दूर कर लेते हैं। ऐसे एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों घरों में पानी की बोतल को इस तरह बाहर रखा गया है। लोगों का दावा है कि इस टोटके से उनको फायदा भी हो रहा है। तो ये कुत्ते उत्ते भी नहीं आते हैं और गंदगी भी नहीं होती है सड़क पे। अच्छा। इसलिए अपन इसके लिए लाल बॉटल या नीली कोई भी कलर की बॉटल करके टांग दो तो ये अपने 15-20 दिन से हम उपयोग कर रहे हैं। अभी तक कुत्ते कोई भी ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई। इस टोटके के लिए लोगों ने एक पानी की बोतल ली, उसका स्टिकर वगैरह निकाला, फिर उसमें वापस से पानी भरा, उस पानी में लाल रंग मिलाया और फिर लाल रंग के पानी की बोतल को घरों के बाहर रस्सी या किसी भी चीज से टांग दिया। इस टोटके से फायदा होने का दावा कर रहे हैं लोग। इससे पहले अपने शहर में आवारा कुत्तों के आतंक से परेशान थे। बताया गया कि शहर की गलियों में आए दिन आवारा कुत्ते लोगों को निशाना बना लेते थे। सागर का नगर निगम भी आवारा कुत्तों को कंट्रोल करने के दावे तो करता था, लेकिन अभी तक समस्या बनी हुई थी। इसी वजह से लोगों ने इस टोटके का रुख किया। स्मार्ट सिटी सागर की तंग गलियों में आवारा कुत्तों का आतंक रोकने के लिए जो टोटके किए गए, अब उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। उत्तर प्रदेश में कर्मचारी ने अपने घूस का हिस्सा बढ़ाने के लिए जिले के कलेक्टर को पत्र लिखा। पत्र की कॉपी वायरल होने के बाद अधिकारियों के बीच अब हड़कंप है। इसके बाद फौरन उस लेटर की जांच कराई गई।
जिसमें पाया गया कि लेटर फर्जी है। लेटर में अपने आप को एक तहसील के नायब कर्मचारी का प्राइवेट चपरासी बताकर एक शख्स ने अपने घूस के पैसों को बढ़ाने की मांग की थी। लेटर में लिखा था, सारा घूस का पैसा हम ही अधिवक्ताओं और वकीलों से वसूलते हैं। हम लोग लगातार झगड़ा कर, मारपीट कर घूस का पैसा वसूलते हैं। प्राइवेट चपरासी को 1000 प्रतिदिन मिलता है, मुझे 500 रुपए ही नायब तहसीलदार देते हैं। मेरा पैसा बढ़ाया जाए। लेटर लिखने के साथ सामने वाले ने नीचे अपनी पहचान भी बड़े बड़े अक्षरों में लिखी है। हालांकि इस लेटर में कहीं भी उसका पता और मोबाइल नंबर नहीं था। इधर लेटर वायरल होने के बाद कलेक्टर मीडिया के सामने आए और लेटर को पूरी तरह से फर्जी बताया। प्राइवेट कर्मचारी उन्होंने अपने आप को उस व्यक्ति ने बताया जो पत्र में है। ऐसा कोई व्यक्ति भी सामने नहीं आया। राजाराम यादव नाम का तो कोई व्यक्ति अभी प्रारंभिक रूप से उन्होंने नहीं बताया। हालांकि अभी नायब तहसीलदार को क्लीन चिट नहीं मिली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर ने कहा है कि अगर उस अधिकारी ने प्राइवेट कर्मचारी को रखा होगा तो उनके ऊपर भी विभागीय जांच कराई जाएगी। कोई व्यक्ति अगर कराता है तो वो अपने लिए खुद ही मुसीबत वो पैदा करेगा और उसमें हम लोग बहुत स्पष्ट रूप से हैं कि उसमें विभागीय कार्रवाई करें। इस फर्जी लेटर के वायरल होने के बाद प्राइवेट कर्मचारी रखने वाले अधिकारियों को भी एक तरह की चेतावनी दी गई है। क्या होगा जब आधी रात किसी को अचानक उसका घर खाली करने के आदेश दिया जाएगा? कोलकाता में ऐसा ही हुआ है। रात करीब 12 बजे मेट्रो के कर्मचारी लोगों के घर पर आए और उन्हें तुरंत अपना घर खाली करने को कहा। मेट्रो कॉरपोरेशन का कहना था कि ड्रेनेज सिस्टम में काम के दौरान पानी की निकासी हो रही है, इससे लोगों को खतरा हो सकता था। इसीलिए 52 लोगों को अचानक उनके घरों से निकालकर होटल में शिफ्ट कर दिया गया। 12:30 बजे रात को खाना खा रहे थे। 12:30 बजे रात को हल्ला हुआ कि जल्दी जल्दी घर छोड़ो, कि क्या पानी नहीं बह रहा है। तो इसीलिए जल्दी सब लोग पैकिंग किया। जो पहना था कपड़ा, आदमी कपड़ा पहना, भागा आदमी होटल। रात में घर खाली करने के बाद सुबह लोगों का गुस्सा फूटा। सब मिलकर के मेट्रो स्टेशन पहुंच गए। अंदर प्रदर्शन करते करते इन लोगों ने मेट्रो के एग्जिट गेट पर भी जमकर हंगामा किया। ये लोग मेट्रो के बाहर निकलने वाले रास्ते पर ही बैठ गए थे। ये सब कुछ कोलकाता के बोऊ बाजार, दुर्गा, पिठूरी लेन इलाके में हुआ। स्थानीय लोग उत्तर कोलकाता के टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय पर भी नाराज हैं। बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ भी नारेबाजी की गई है। मेट्रो के अंदर जाकर इन लोगों ने खूब प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप था कि मेट्रो के विकास के बीच में उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। कोलकाता में मेट्रो की वजह से आई ये दहशत नई नहीं है। आज से 5 साल पहले कोलकाता के इसी इलाके में घरों में दरार आई थी। यहाँ तक कि कई घर गिर गए थे। ट्रेन में 2019 में हुए हादसे में कई लोग घायल हुए थे। अब एक बार फिर लोगों को वैसे ही हादसे का डर सता रहा है। 2019 में यहीं पर कुछ घर ढह गया था क्योंकि नीचे मेट्रो रेल का काम हो रहा था और अचानक से मिट्टी धंसने से बिल्डिंग गिर रही थी। उस समय लोगों को सुरक्षित होटलों में जाकर रखा गया और 5 साल बाद फिर से वैसी स्थिति बनने का आसार दिख रहा है। 2019 में भी इसी तरह लोगों को अचानक घर खाली करने को कहा गया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि 5 साल बाद भी कुछ नहीं बदला। वो डर एक बार फिर वापस आ गया। वो लोग बोलते सब ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। फिर बोलता निकल जाओ। निकल जाओ कहाँ? कोई भी होटल में जाकर ठहर जाओ। पैसा अगर लगे तो हम लोग दे देंगे। बताया जा रहा है कि कोलकाता में मेट्रो के इस लाइन में हमेशा से दिक्कत रही है। शियालदा और एक्सप्लेनेड के बीच का ये रास्ता जोड़ने में मेट्रो के इंजीनियरों को दिक्कत आ रही है। अब इस प्रदर्शन के बाद एक बार फिर ये मुद्दा हाईलाइट हुआ है। राजस्थान के अजमेर में बाढ़ बारिश ने भारी तबाही मचाई है और जिस वजह से नदियां भी उफान पर है। इसी नदी के तेज बहाव में एक किसान बह गया, जिसकी तलाश में मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। किसान की तलाश की जा रही है, लेकिन किसान का कोई सुराग नहीं मिल पाया है क्योंकि डाई नदी का पानी का बहाव काफी तेज है। ऐसे में किसान का बच पाना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। बताया जा रहा है कि किसान मिश्रीलाल खेत से काम करके वापस लौट रहे थे, लेकिन जैसे ही वो डाई नदी के रपट के पास पहुंचे तो पानी का तेज बहाव होने की वजह से उनका पैर फिसला और वो पानी में बहते चले गए। खबर मिलने के बाद प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसान को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। नदी के पानी में किसान की तलाश की जा रही है। कल से गांव के लोग और प्रशासन की टीम ने काफी कोशिश की, लेकिन किसान का कुछ पता नहीं चल पाया। आज सुबह एसडीआरएफ की टीम को भी रेस्क्यू के लिए बुलाया गया, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम के लोग डाई नदी के तेज बहाव के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। मौके पर गाँव के लोगों की भीड़ जमा है। हर कोई बस किसान के सकुशल होने की कामना कर रहा है।
गुजरात के सूरत में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। कई गांव सैलाब में समा चुके हैं। बाढ़ की वजह से नदी नाले उफान पर हैं और स्थिति गंभीर बनी हुई है। जहां तक निगाह जाती है सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। बाढ़ की वजह से सड़कें, घर, खेत सब कुछ पानी में डूब चुके हैं। कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। मांगरोल गांव में हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके हैं। आलम यह है कि सड़कों पर सिर्फ पानी का कब्जा है। लोगों के कमर तक पानी भरा हुआ है। लोग पानी के बीच से आवाजाही करने को मजबूर हैं। सूरत में कीम नदी ने अलपाट गांव में तबाही मचाई है। आलम यह है कि 100 से ज्यादा घर पानी में डूब चुके हैं। लोगों के घर में रखा खाने पीने का सामान बर्बाद हो चुका है। गरीब परिवारों के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो चुकी है, लेकिन कोई भी नेता इन लोगों की सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा। किम स्टेट हाईवे नदी में तब्दील हो चुका है। वडोली गांव में प्राइमरी स्कूल नदी के पानी में पूरी तरह डूब चुका है। बाढ़ की वजह से गांव और हाईवे के बीच का संपर्क टूट चुका है। बारिश तो फिलहाल रुकी हुई है, लेकिन नदी का पानी लगातार बढ़ रहा है। बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजने का काम भी जारी है। बिहार के दानापुर में पेट्रोल पंप पर बाइक सवार की लापरवाही से आग लग गई। पेट्रोल भरवाने आए बाइक सवार ने मोटरसाइकिल के पास ऐसी लापरवाही बरती कि मोटरसाइकिल ही जलकर राख हो गई। हालांकि जैसे तैसे पेट्रोल कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। बाइक पूरी तरह से जल चुकी थी। बताया जा रहा है कि जब बाइक सवार पेट्रोल भरवाने के लिए आया था, लेकिन पेट्रोल भरवाते वक्त वो मोबाइल पर बात कर रहा था और ऊपर से उसकी बाइक का इंजन काफी गर्म था, तभी अचानक उसमें आग लग गई। आखिर आग किस वजह से लगी ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन आशंका है कि पेट्रोल पंप पर फोन पर बातचीत करने की वजह से ये घटना घटी। अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो कोई बड़ी घटना हो सकती थी। जब आग लगी तो आग की लपटें दूर तक उठती हुई दिखाई दे रही थी। पेट्रोल पंप पर सिर्फ आग की लपटें और धुएं का गुब्बार दिख रहा था। गनीमत ये रही कि इस दौरान पेट्रोल पंप में आग नहीं लगी, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। समय रहते पेट्रोल कर्मचारियों ने बाइक में लगी आग पर काबू पा लिया। पेट्रोल पंप पर लिखा होता है कि पेट्रोल भरवाते वक्त फोन पर बात न करें, लेकिन ये कुछ लोग मानने को तैयार नहीं होते, जो बड़ी दुर्घटना को जन्म दे सकता है।